मैं घर पहुंचा जिस वक्त तो मेरी अम्मी ने कहा कि वो एक फलां शख्स आए थे कि वो एक थैला छड़ गए ना तेरे वास्ते। मैंने कहा अम्मी क्या है उसके अंदर, मुझे बताएं इसके अंदर क्या चीज है। उन्होंने कहा मैंने नहीं पता, तू आप खोल के देख। जब मैंने खोला तो उसमें पैसे थे। तो आप यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, वो दुनिया में अब मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी वक्त ये पैसे वापस देकर आओ। मैंने सारे काम छोड़कर वो पैसे उनको वापस दिए कि हमने चंद दिन पहले ये प्रोग्राम बनाया था। जब तक गुजरांवाला का जलसा नहीं हुआ था तो कई लोगों ने ये समझा, ये लोगों के जज्बात हैं, ये पाकिस्तानी लोगों के जज्बात हैं जो आप देख रहे हैं। ये तकरीरें किसी की फरमाइश पे नहीं हो रही, ये लोगों के अंदर की आवाज निकल रही है। मेरे एक दोस्त ने मजाक से मुझे कहा, मैंने कहा जनाब अपनी टीम भेज देना जरा कवरेज के लिए। कहने लगा जी फौजी प्रोग्राम कदों हो रहा है। मैंने कहा पाक फौज का प्रोग्राम तो आज हो रहा है, गुजरांवाला में मोदी की फौज का प्रोग्राम हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, जिंदाबाद। मैं चंद एक बातें करूंगा शुक्रिया के साथ। अली असगर मंडा साहब हमारे एमपीए थे, एमएनए का इलेक्शन लड़े थे, वो भी आए हुए थे। चौधरी गफूर साहब, जावेद मुश्तबा साहब मेरे भाई हैं, इनकी भी एक डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी बनाई हुई है। और बहुत से दोस्तों ने और तकरीर करनी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि लोग थक रहे थे। तो गुजरांवाले में जो फजलुर रहमान के साथ हुई, मैं कहता वो मेरे साथ ना हो जाएगी। मैंने देखा ये सियासतदान में इतने ढीठ होते हैं कि एक बंदा भी ना बैठा हो। ये मैंने किसी और को भी देखा था कंटेनर के ऊपर दोपहर को 1:30 बजे आगे पीछे जाते हुए और तकरीर करते हुए, जब नीचे कोई भी नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़े दुख के साथ जो बात करूंगा वो बात करूंगा। आज तक मैंने अपनी 72 साल की पाकिस्तान की तारीख में ऐसी नाजेबा जुबान, ऐसा नैरेटिव, ऐसी गुस्ताखी, ऐसी, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि अपनी ही फौज के खिलाफ और 11 मरतबा नाम लेकर। मैं पूछना चाहता हूं जनाब, ये कौन लेकर आया था जनरल बाजवा को? आपने कहा जी जनरल बाजवा साहब रोटी 10 रुपए की हो गई है, इसके कसूरवार भी आप हैं। दवाई महंगी हो गई है, इसके कसूरवार भी आप हैं। मुझे क्यों निकाला, इसके कसूरवार भी आप हैं। मेरा सिर्फ एक गिला है जनरल बाजवा के साथ, और वो गिला ये है कि आपने जो कुछ भी किया वो पता नहीं सही किया या गलत किया। एक गलती आपकी जो ये कौम जो है जिस पे आपसे पूछना चाहती है कि आपने इसको क्यों निकाला और लंदन क्यों जाने दिया इसको। वो इतने बड़े दलेर हो, इतने बड़े दलेर हो, इतनी बड़ी बातें करना चाहते हो। आईएसआई जिससे मुसाद लड़ती है, रॉ लड़ती है, जिससे सीआईए लड़ती है, तुम उसके हेड को कह रहे हो कि जनाब अगर किसी ने, मैं हार गया था इलेक्शन, मुझे भी गिला हो सकता है। मैंने तो नहीं कहा कि जनरल फैज ने मुझे हरवा दिया। भाई 10 इनके लोग जीते, पूरा भावलनगर जो डिस्ट्रिक्ट था नून लीग ने जीता। मैं तो ये कह रहा था कि शायद जनरल फैज ने जिता दिया इनको, मुझे हरा दिया इन्होंने। यानी वो जुबान आपने इस्तेमाल की। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक ये गवाही दे आप मेरे साथ कि किसी हिंदुस्तान के वजीर आजम की भी ये जुर्रत हुई कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ऐसी बात करे। किसी ने सुनी ऐसी बात? ये फौज जो
और फिर सही कहा था मेरी बहन ने कि यह बयानिया उठाना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है भाई। हमने बड़ी कोशिश की इस बयानिए को उठाने की, लेकिन अगर किसी ने उसको उठाया और टेक दी तो वो जनाब हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने दी, जो आज कश्मीर के अंदर अपने हमारे हुक्मरानों की बात सुनकर जो दहशतगर्दी रियासत दहशतगर्दी कर रहा है वहां पर, उसको और भी बढ़ा दिया उसने। आज वहां पर हजारों लोग, लाखों लोग, बल्कि 60 लाख लोग 1.5 साल होने को आ रहा है कि उनको मैसूर करके रखा हुआ है। हमारी माओ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब और मेरे ये बाकी जो 11 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। क्या आप देख नहीं रहे कि कश्मीर के अंदर निहत्ते मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी इज्जतें लूटी जा रही है, और आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैंने कहा उस वक्त क्यों नहीं पूछा आपने, जब जनरल दुरानी ने ब्रीफ केस लेकर आए थे और पैसे बांटे गए, तो मैं इस बात का गवाह हूं कि सबसे पहले अगर किसी ने फबे ये हाल है कहा कि और पैसे पकड़े, वो हमारे जनाब मियां नवाज शरीफ साहब। 5 लाख रुपए मेरे घर भी छोड़कर गए। वो 5 लाख रुपए छोड़कर गए। मेरी वालदा जिंदा थी। मैं आपको ये बात भी आज बता दूं कि कितने लोग थे, सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट मौजूद है, जिन्होंने पैसे पकड़े 90 का इलेक्शन लड़ने के लिए। जब IGI बनी और वो पगड़ी इनके सर पे रखी गई, मौलाना समीउल हक के सर से उतार के, मौलाना समीउल हक शहीद के, तब भी कोई पैसे इधर से उधर गए थे। उस वक्त तो आप ब्रीफकेस पकड़ के दे रहे थे मौलाना साहब। मेरी वालदा जिंदा थी उस वक्त। इनको जब सारों को पैसे दे दिए गए, कुछ इस दुनिया में है, कुछ दुनिया में नहीं है। मैं घर पहुंचा जिस वक्त, तो मेरी अम्मी ने कहा कि वो एक फलां शख्स आए थे, मैं नाम नहीं लेता, कि वो एक थैला छड़ गए ना तेरे वास्ते। मैंने कहा अम्मी क्या है उसके अंदर, मुझे बताएं इसके अंदर क्या चीज है। उन्होंने कहा मैंने नहीं पता, तू आप खोल के देख। जब मैंने खोला तो उसमें पैसे थे। तो आप यकीन करें, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं, वो दुनिया में अब मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी वक्त ये पैसे वापस देकर आओ। मैंने सारे काम छोड़कर वो पैसे उनको वापस दिए, वरना आज मेरा नाम भी सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के अंदर होता। बड़े बड़े पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। और फिर मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ साहब, आप तो 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके। जनरल आसिफ नवाज को आप लेकर आए या गुलाम इसहाक साहब लेकर आए, उनसे आपकी लड़ाई क्यों हुई थी? इसलिए लड़ाई हुई थी कि आपने सैफुर रहमान को कहा कि जितने कोर कमांडर हैं उनको जाकर एक एक चाबी देकर आप BMW की। आसिफ नवाज ने ना वो चाबियां सबसे वापस करवाई, बल्कि मैं इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने वजीर आजम को यह पैगाम भिजवाया कि खबरदार, अगर आइंदा किसी कोर कमांडर को आपने ब्राइब करने की कोशिश की तो वो आसिफ नवाज के साथ लड़ाई होगी। इतनी लड़ाई हो गई कि फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि ये मेरे टेलीफोन IB से टेप करवा रहे। ये थे जनाब ये वजीर आजम पाकिस्तान के। उसके बाद जहांगीर करामत साहब आए। लोग कहते हैं कि उन्होंने एक तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा, ये नेवी के डिफेंस कॉलेज में, जहां उन्होंने कहा जनाब कि एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए, तो उनको निकलवा दिया। ये बात नहीं थी, अंदर की बात कुछ और थी। अंदर की बात यह थी कि उस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल इक्तिसादी हालात में से गुजर रहा था। धमाका
शायद हो चुका था और सरताज अजीज साहब को इन्होंने भेजा गल्फ कंट्रीज में जाके पैसे मांगने के लिए। तो शेख जायद साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें इस मुश्किल हालात में पैसे भी रखें हमारे बैंक में और कुछ हमें हमारी माली इमदाद भी करें। जहांगीर करामत साहब अभी जिंदा है, मेरी बात की तरदीद करें। मैं कहता हूं शेख जायद ने बुलाया जहांगीर करामत को, उन्होंने पूछा कि बताएं आपकी क्या जरूरियात हैं। जहांगीर करामत साहब ने कहा जी इनसे कहे कि ये आपको लिस्ट फराहम करें, वो चीजें आप इनको लेके दें, अगर आपने कैश दिया तो ये सब खा जाएंगे। ये हकीकत बता रहा हूं आपको। इन्होंने फिर भेजा सरताज अजीज साहब को कि जाएं आप शेख जायद से मिलकर आए, और फिर खुद मिलने गए शेख जायद को जब वो लंदन में बीमार थे। तो शेख जायद ने वही बात की जो जनरल जहांगीर करामत साहब ने की थी। उन्होंने कहा हमें एक लिस्ट बना के दें अफवाज पाकिस्तान के लिए, जो आपको चीजें चाहिए, आपकी जो जरूरियात हैं डिफेंस की, उसकी लिस्टें हमें दें। जब ये सुना तो ये घबरा गए, उन्होंने कहा ले जी माल तो मिलना ही नहीं। ये हकीकत, तल्ख हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर इन्होंने शेख जायद के फरजंद अर्जमंद को बुलाया, क्यों इतने बच्चे थे, मैं नाम नहीं लेता कौन सा था। वो मरी में आके मिला नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कहा क्या हो गया कि हमें अभी तक आपने मदद नहीं की हमारी। उन्होंने कहा जनाब आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तो ये बताया, तो अब बाबा जान कह रहे हैं जनाब की लिस्ट बना के दो। इन्होंने मरी में बुलाया उसे, जहांगीर करामत साहब को सामने बैठा के बात की इन्होंने, और फिर इसी बहाने एक छोटी सी तकरीर को बहाना बनाकर उनको रुखसत कर दिया। ये तो आपके हालात थे। वहीद काकड़ साहब से आपकी लड़ाई हुई, और फिर परवेज मुशर्रफ साहब भी जिंदा, उनसे पूछना कभी खुफिया तौर पर जब यह फैसला हुआ कि परवेज मुशर्रफ साहब को बनाना है, उन्होंने कहा मैं जब तक आपको नहीं बनाऊंगा जब तक अब्बा जी को नहीं मिलकर आऊंगा। मेरी इस बात की भी तरदीद करें क्योंकि आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको। खुफिया तौर पर मंगला के कोर कमांडर को रायविंड लेकर गए, वहां अब्बा जी से मुलाकात हुई, पता नहीं हलफ लिया उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके बाद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, उनसे लड़ाई शुरू होगी। सितंबर 1999 में 55 मिनट मैंने गिलगित से आते हुए मियां नवाज शरीफ के साथ C-130 जहाज की कॉकपिट में बैठकर मुझे कह दिया एजाजुल हक साहब मैं अपनी कैबिनेट को रिशफल कर रहा हूं, आप बताएं आपको कौन सी वजारत चाहिए। क्योंकि 1997 की हुकूमत के बाद हमें शुरू में नहीं लिया था, तो मैंने कहा था जनाब, मैंने कहा था कि आप इत्मीनान बहाल करें। हमने इन वजारतों को बड़ी करीब से देखा है। 11 साल ज़ियाउल हक शहीद स्याह और सफेद के मालिक थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, सदर पाकिस्तान थे, वजीर आजम थे। कोई आदमी पाकिस्तान में खड़ा होकर कह दे कि उसने ऐसा शख्स देखा जिसकी 45 साल की सर्विस हो, 12-13 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा हो, 11 साल से ज्यादा पाकिस्तान का हुक्मरान रहा हो, और जब शहीद हो तो उसके अकाउंट में 2,45,000 रुपए पड़े हो। मुझे कह रहे थे वो अगर हमने लालच करनी होती तो फाउंड्रियां हमारी लगी होती, मिलें हमारी लगी होती, बैंकों से कर्जे लेकर हमने माफ करवाए होते। तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आई। 250 करोड़ रुपए एक ने माफ करवाए। शौकत अजीज ने लिस्ट मंगवाई स्टेट बैंक से, अगर मैं वो नाम आपको ले दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि कौन कौन सा बड़ा जुगादर यहां बना हुआ है आजकल जिसने कर्जे माफ करवाए। मैं साफी बरादरी से कहूंगा चेक करवाओ इस चीज को। ये बनते हैं, पाठ साहब बनते हैं।
फिर हर चीज कह जी ये DGISI ने ये कर दिया, जनरल बाजवा ने ये कर दिया। तो भाई ये बताओ कि मनी ट्रेल किधर है, पैसा किधर है तुम्हारा? ये तो बड़ा लिहाज किया कि तुम्हें बाहर जाने दिया, और इनकी हालत ये है। लालची लोगों को देखें आप, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। भाई अंदर पड़ा हुआ है, बेटी ने तकरीर की, चचा का नाम एक दफा नहीं लिया। अगर लिया है तो मुझे कह दें आप गलत कह रहे हैं। कोई जलसा, कोई जुलूस, और 4 बंदों को ही बाहर निकाल देते हैं लाहौर के अंदर। आखिर वो तीन से ज्यादा मर्तबा तो वजीर आला रह चुका है। पूरी पार्टी ने उसको इस तरह डंप कर दिया, इस तरह डंप कर दिया कि जिस तरह आप अपने किसी ऐसी चीज को उठा के डंप करते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती। ये कैसी पार्टी है? ये कैसी पार्टी है, आप मुझे बताएं। फिर आप क्या थोड़ा साइड, फिर आप कहते हैं जनाब के जनरल बाजवा साहब आपने तो बड़ी ज्यादती कर दी। जनरल बाजवा साहब आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया। आपने कहा जनाब जनरल फैज हमीद ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। उन्होंने क्या किया? और एक और बात भी बताऊं, मैं जो मेरी आखिरी मीटिंग हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, एक जुमा पहले जब JIT की रिजल्ट आई है तो उन्होंने बुलाया मुझे, जब फैसला आया JIT का, इसकी भी तरदीद कर दें। 1-to-1 मीटिंग थी। मेरे पहले मौलाना फजल रहमान साहब मिले थे, फिर मैं मिला था। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि अलाइड पार्टीज मेरे साथ है हमारे, ये मैंने कहा हम आपके साथ हैं जनाब। लेकिन मैंने कहा मियां साहब आपने किया क्या? कहने लगे मैंने क्या किया है? मैंने कहा कि आप वजीर आजम पाकिस्तान होते हुए ग्रेड 19 ग्रेड 18 के अफसरों के सामने पेश हो रहे हैं जाकर। आपने इस दफ्तर की भी बेतुकीरी कर दी, आपने इस कुर्सी की भी बेतुकीरी कर दी। कहते मैं क्या करता? मैंने कहा उनको यहां बुलाते, और अगर वो ना आते आपके पास तो आप कहते जाओ मुझे निकाल दो। अब बेइज्जत होने से तो बेहतर है कि इंसान इज्जत के साथ चला जाए। फिर जिन्होंने तकरीरें लिख के दी कि ये थे वो मसाइल, ये थे वो मसाइल, ये नहीं बताया कि ये थे वो मसाइल पाकिस्तान के। कहा ये थे वो मसाइल और ये थे वो जराए। उन वसाइल और जराए ने फंसवा दिया, और कसम उठा के कहता हूं कि वही लोग अब तकरीर लिख रहे हैं जिन्होंने वो तकरीर लिखी। मैंने जाकर कहा था, मैंने कहा ये किस उल्लू ने आपकी तकरीर लिख के आपको मरवा दिया? जिसने लिखी थी बेचारा शर्मिंदा हो गया। कहने लगा क्या बुरी बात है जहाज साहब इसमें? मैंने कहा कि अब वो वसाइल और जराए जरा ला के दिखाओ ना। ये शेख जासिम कौन था? मैं इसको 1983 से जानता हूं, जब अंडर सेक्रेटरी था इंटीरियर का। ये सैफुर रहमान साहब का पार्टनर है वहां पर। मोहतरम सैफुर रहमान साहब का पार्टनर है। 1983 में जब मैं पहली दफा कतर गया तो इसने मेरा खाना किया था। बाद में वजीर खारजा बन गया। ये पहला शख्स था जो मियां नवाज शरीफ को जेल के अंदर मिलने के लिए आया था एज कतर के फॉरेन मिनिस्टर के। फिर आपको अल्लाह ताला ने मक्के और मदीने भेज दिया, वहां से थोड़ी बात सीख कर आए थे आप। फिर आप आए, आपको अल्लाह ताला ने वजीर आजम बना दिया। वो तो अगर मोहतरमा बेनजीर ना आती तो आपने कभी भी वापस नहीं आना था। ये तो मुशर्रफ साहब अपना वर्दी के बगैर सदर रहने के लालच में NRO करके इन चोरों को, इन उचक्कों को, आज खुद वो छोटे भुट्टो ने कह दिया, जरदारी ने, कि जी ये जो जुबान इस्तेमाल की गई है अफवाज पाकिस्तान की, हमें से